अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और टर्मिनोलॉजी। मतलब देखो, कभी भी अकाउंट्स को जब हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे तो उसका कुछ टर्म्स है। टर्म्स जैसे अगर सोचो एलिमेंट्स के बारे में, एक घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, ईटा चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, मन भी चाहिए। तो ये सब क्या है, उसका फैक्टर्स है। तो सेम उसी तरह जब अकाउंट्स को पढ़ेंगे तो कुछ उससे रिलेटेड फैक्टर्स का अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या हम उसको समझ पाएंगे? अगर हम बार बार एसेट्स बोलेगा तुमको समझ में नहीं आएगा, तो क्या एसेट्स का मतलब बिना जाने तुम एसेट्स को जान जाओगे? तो ये चीज इसलिए जरूरी है, ठीक है। तो पहला टर्म है एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होगा? एसेट्स हर एक वो प्रॉपर्टी या थिंग्स, थिंग्स मतलब वस्तु को कहते हैं जो फ्यूचर में अर्निंग देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। एसेट्स दो तरह का होता है। कितना तरह का? दो तरह का। एक होता है करेंट एसेट्स और एक होता है नॉन करेंट एसेट्स। करेंट का मतलब होता है चालू, हिंदी में कहते हैं, और नॉन करेंट का मतलब गैर चालू, मतलब फिक्स्ड भी कहते हैं, स्थायी। क्लियर? अब कैसे जानेंगे सर ये करंट है कि नॉन करंट है? जिस संपत्ति का यूज, जो भी एसेट्स का यूज अगर मोर देन 1 ईयर रहे तब उसको हम लोग कहते हैं नॉन करंट, और जो विद इन 1 ईयर रहे, 1 साल के अंदर का रहे, तब उसको हम लोग कहते हैं करंट। याद रहेगा? छोटा सा एग्जांपल, बेंच हम जो लगाए हैं क्या वो डेली चेंज करते हैं? साल भर के अंदर खत्म, नया बेंच नहीं ना होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन करेंट। नहीं, जो तुम हमको पैसा देते हो कैश, क्या इसको होल्ड करके पूरा जीवन भर रखेंगे? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करेंट एसेट्स। क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत? नॉन करेंट करेंट समझ में आया? अब नॉन करेंट एसेट्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया। नॉन करेंट को फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, याद रहेगा ना? इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। क्या क्या बताइए? नॉन करेंट एसेट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया। क्या क्या? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। क्या बोलते हैं? टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स उसको बोलते हैं जिसको हम लोग देख सकते, छू सकते, फील कर सकते, उसको टेंजिबल। तो तुम्हारे आमने सामने जो भी कुछ भी दिख रहा है एसेट्स, वो क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग देख छू नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, उसको इनटेंजिबल। जैसे गुडविल। गुडविल क्या चीज होता है? नाम के कारण। जैसे तुमको कौन लेके आया? ऋषि लेके आया। तब ऋषि अगर तुमको ले आया तो कैसे जाना कि हाँ तुमको यहां पहुंचाना चाहिए? वो मेरे पास पढ़ के गया है, ठीक है। स्टॉप करो तो चला जाए। तो सुनो, तो फिक्स्ड एसेट्स में हम लोग क्या जान रहे थे? इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो एक ऐसा संपत्ति जिसको हम लोग देख और छू नहीं पा रहे हैं लेकिन फील कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट। जैसे कि एग्जांपल क्या दिए? गुडविल। गुडविल मतलब नाम के वजह से। कभी कभी आप जैसे सोचो, तुमको लड़की लोग को सोचो चप्पल खरीद रहा है, तो कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है? बताओ, एक ब्रांड का नाम बताओ। तुम लोग तो खरीदती होगी ना, बताओ। मोची बहुत बड़ा ब्रांड है, हाँ बहुत बड़ा ब्रांड है। मतलब उसका स्टार्टिंग है 3000 4000 से, समझे बात? मोची भी एक ब्रांड है। कोई कैटवॉक सस्ता में बेस्ट, अगर तुम लोग खरीदे होगे तो पता होगा। हाँ, बाटा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो ब्रांड जो है हम लोग प्रिफर कर, नाम से जा रहे कि नहीं, कि अगर मेरे पास पैसा जितना है उसके हिसाब से जो ब्रांड हमको अच्छा लगा हम उसके नाम के चलते जा रहे हैं। तो वो नाम के चलते जब कमाता है तो उसको हम लोग गुडविल कहते हैं। सोना लेना है तो किसके पास जाना चाहिए? तनिष्क, पहला नाम आता है। कि मार्केट वैल्यू क्या नाम कमाया है कि नहीं? बताओ, समझ में आया मेरा बात? मूवी बहुत सारे एक्टर बनाते हैं, शाहरुख खान बनाता है तो लगता है सबको फ्लॉप कर जाए लेकिन हिट कर जाता है। गौर करो, कारण नाम है। शाहरुख खान एक बड़ा ब्रांड है, अपने आप में ही शाहरुख खान ब्रांड है। बात समझ में आ रहा है? तो ये नाम के चलते जब ज्यादा अर्निंग करते तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तब उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर हुआ मेरा बात? करंट एसेट्स किसको बोलते हैं? देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तुम लोग अभी जस्ट आए हो तो एक बार बता देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स। जब हम लोग अकाउंट्स को जानेंगे तो कुछ ऐसे टर्म्स है जिसके थ्रू हम अकाउंट्स को जान पाएंगे। उसमें पहला टर्म जो है वो है एसेट्स, वही पढ़ा है। कोई दिक्कत?
एसेट्स को दो भागों में बांटा गया, करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स को दो भागों में बांटा गया। पहले बता देते होता क्या, एक बार बता चुके हैं कि वैसा संपत्ति जो एक साल से ज्यादा रहे उसको नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं, और जो एक साल के अंदर ही खर्च हो जाए उसको हम लोग करेंट एसेट्स बोलते हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स को दो भागों में बांटा गया, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है दृश्य और इनटेंजिबल का मतलब होता है अदृश्य। तो जिसको देख सकते छू सकते वो टेंजिबल एसेट्स, जिसको देख छू नहीं सकते वो इनटेंजिबल एसेट्स। क्लियर हुआ बात? तो टेंजिबल में तो सब कुछ दिख ही रहा है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसके बाद बेंच है, फैन है, प्रोजेक्टर है, वो सब क्या है? टेंजिबल है। और जिसको हम लोग देख छू नहीं पा रहे वो क्या है? इनटेंजिबल। जैसे गुडविल, गुडविल मतलब नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा। समझ में आया मेरा बात? कोई दिक्कत? दूसरा और दो चार को नाम बता देते हैं, जैसे कॉपीराइट। अब मूवी जो बनता है क्या है, जो मेन कैसेट बनता है उसको सबको दे देता है क्या, कि उसका कॉपी देता है सबको। जो सिनेमा हॉल में लगता है वो क्या है? उसका कॉपी है। तो उसी कॉपी को पाने के लिए भी पैसा पे करता है, तो उस तरह का पेमेंट वो क्या हो? कॉपीराइट हुआ। समझ में आया मेरा बात? उसके पेटेंट, पेटेंट मतलब किसी नाम से रजिस्ट्रेट कराना। आप जैसे सोचो एक इंजीनियरिंग का लड़का ये वाला साइन को ढूंढा रुपीस का, पहले हम लोग रुपीस को ऐसे लिखते थे RS, अभी उसके जगह पे क्या लिखते हैं? रॉ लिख के काटते हैं। ये निकाला, जाके क्या कराया? अपने नाम से रजिस्ट्रेट करा लिए, फिर सरकार के पास भेजा, सरकार अप्रूवल दिया, बोलता है ठीक है मिल गया, शायद 1 या 5 करोड़ रुपया मिला, 1 करोड़ या 5 करोड़ दोनों में से कुछ एक है, मिला उसको। कमाया किसके बेसिस पे? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करता उसको पैसा मिलता? नहीं मिलता। तो पेटेंट करना मतलब अपने नाम से रजिस्ट्रेट करना। क्लियर हुआ? तो नाम के चलते ना कमा रहा है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो टेंजिबल इनटेंजिबल क्लियर है। इसको छोड़कर भी और कुछ एसेट्स है, जैसे लिक्विड एसेट्स। लिक्विड का मतलब क्या? पानी? नहीं। जैसे लिक्विड एसेट्स का मतलब वो होता है जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सके। तो जितने भी करेंट एसेट्स है, देखो जितने भी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स जैसे कैश, कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे कैश, स्टॉक, उसके बाद डेटर, अभी बताएंगे सबके बारे में, चिंता मत करो। डेटर, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या है? करंट एसेट्स है। आप कोई भी एक साल से ज्यादा नहीं टिकता है। समझ में आया मेरा बात? तब उसको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। उसमें से अगर करंट एसेट्स में से स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर हटा देते हैं तो जितने भी करंट एसेट्स बचते हैं वो सब लिक्विड एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ मेरा बात? लिक्विड एसेट्स किसको बोलेंगे? जब करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देते हैं तो जो बचता है वही क्या हुआ? लिक्विड एसेट्स। याद रहेगा? लिक्विड एसेट्स किसको बोलेंगे? जो कैश में आसानी से कन्वर्ट हो सके। क्लियर हुआ? हाँ या ना? समझ में आ गया ना? एक और एसेट्स आता है, उसको कहते हैं 50 CS एसेट्स। 50 CS एसेट्स, ठीक है? अभी बोलने में भी तकलीफ होगा लेकिन कोई बात नहीं, याद रखो। क्या? कौन सा एसेट्स? 50 CS एसेट्स। तो ऐसी संपत्ति, मतलब ये एक तरह खर्च है, लेकिन जिस खर्च से तुम्हारा एसेट्स बढ़े उसको हम लोग कहते हैं 50 CS एसेट्स। जैसे आगे जाके इस बात को समझोगे जब बड़े हो जाओगे, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। जब शेयर हम डिस्काउंट में बेचते हैं तो ज्यादा शेयर बिक जाता है कि नहीं बिक जाता है? बात समझ में आया? फिर उसको ज्यादा अगर उसके चलते क्या हुआ? बिक्री ज्यादा होने से भी तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। बात समझे? तो ऐसा खर्च जिससे संपत्ति बढ़े उसको हम लोग कहते हैं 50 CS एसेट्स। क्लियर हुआ? हाँ या ना? एसेट्स में और कोई दिक्कत है किसी को? अब तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा लायबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी किसको बोलते हैं? उधार हिंदी में सब कोई बोलता है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करे कि कहीं देना है ये वाला क्रिएट करे, मतलब पैसा देना है, अगर हम उसके पास जा रहे हैं हमको ये पे करना है, तो जहां पर भी देने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, उत्तरदायित्व आ जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ या ना? कोई दिक्कत? लायबिलिटी भी दो तरह का होता है, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। कौन कौन सा? इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? देखो, तुम अगर ये सोच रहे हो जैसे तुम हमको पे किए,
तो तुमको पढ़ाना मेरा क्या है, लायबिलिटी है कि नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट किया कि नहीं? हम पढ़ा रहे हैं, तुमको पे करना, ये तुम्हारा क्या है, लायबिलिटी है। समझ में आ रहा बात? तो एक होता है फर्म के अंदर का कुछ ऐसा चीज जो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर रहा है, वो तुम्हारा इंटरनल लायबिलिटी है। बिजनेस के अंदर का जो बात है उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। और जो बाहर का कुछ लोन लेके रखा है उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। बात को समझ। अब इंटरनल लायबिलिटी दो तरह का होता है, एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होता है, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब एक तुम दुकान खोले हो, पूंजी लगाने का जिम्मा तुम्हारा है कि नहीं है? तो उस पूंजी को लगाने के लिए तो अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल इज अ इंटरनल लायबिलिटी। ये बाहर वाला जाके ना किसी से मांगे ऐसा कर सकते थे, नहीं ना कर सकते हो, ये तुम्ही को लगाना है। तो ये क्या हुआ, बिजनेस का अंदर का बात, तो ये क्या हुआ, इंटरनल लायबिलिटी। क्लियर? रिजर्व एंड सरप्लस कैसे है, रिजर्व क्यों करते हैं, सरप्लस किसको बोलते हैं, बात को समझो। बहुत कोई बिजनेस चलाता है, सोचता है प्रॉफिट को हम यूज कर देंगे, नहीं किया था, पूरा प्रॉफिट को यूज नहीं किया था, उसमें से कुछ हिस्सा को ना नेक्स्ट बिजनेस में लगाने के लिए रखना पड़ता है, तब जाके बिजनेस में रोटेशन होता है। कि जैसे सोचो आज बिजनेस में हम 1 लाख रुपया लगाए, अब 1,20,000 रुपया मेरे पास आया, हम सोचे 20,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ, चलो जाके हम कुछ खर्च कर देते हैं। बिजनेस में क्या लगाएंगे, 1 लाख रुपया तो लगा हुआ है, तो तुम्हारा बिजनेस कभी भी आगे बढ़ेगा। तुमको क्या करना होगा, उसमें से कुछ पैसा बचाकर, कुछ भी पैसा बचाकर इसमें ऐड करते जाना होगा। जो 1 लाख का था 1,000 भी लगाए तो 1,01,000 के हिसाब से आएगा। तो ये जो पैसा प्रॉफिट का हिस्सा के रख रहे हो उसी हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस। रिजर्व क्या होता है, आप किसी भी फर्म में तुम कुछ ना कुछ प्लांट लगाए होगे, फर्नीचर लगाए होगे, मशीनरी लगाए होगे, तो हर एक चीज का हो सके कभी एम्प्लॉइज का ही कुछ हो जाए तो तुमको उसको रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा जमा रखना पड़ेगा कि नहीं। सोचो हम कंप्यूटर क्लास खोले हैं, अब उसमें हार्ड डिस्क कभी खराब हो जाएगा, कीबोर्ड कभी खराब हो जाएगा, कभी कुछ खराब हो जाएगा, कभी फैन ही खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा कि नहीं चेंज करना पड़ेगा। तो ये अचानक से अगर कभी घटना घटेगा, अचानक से पैसा देने में तकलीफ होगा कि नहीं होगा। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अपना अर्निंग का कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा करके रखते जाएंगे कि नहीं, कोचिंग के नाम पे। तो वो जो कोचिंग के नाम पे रख रहे हो क्या है, अगर यूज हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर रख लेंगे हम, और अगर हो गया तो हमको तो टेंशन नहीं होगा। तो वो जो पैसा जमा करके रख रहे हो उसी को रिजर्व बोलते हैं। तो ये बाहर वाला कोई कर देगा क्या जमा, अंदर में ही ना करना पड़ेगा, बिजनेस से ही कमा के करना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए इसको इंटरनल लायबिलिटी बोला है। लायबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं ना, अपने इस जगह पे अब सोचो सर अपने आप सुधार लीजिएगा। हाँ सोचो बिजनेस एक अलग फेस है, तुम एक अलग इंसान हो। बैनर्जी ट्यूटोरियल मेरा कोचिंग, मेरे लिए कोचिंग अलग आदमी है और हम एक अलग इंसान है मेरा ही। लेकिन अगर हम सोचो हर पैसा को घर में उपयोग करते जाएंगे तो फिर ये बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे। तो इसको भी तो जिंदा रखने के लिए इसको भी कुछ चाहिए। तो इसमें जो पैसा लगा रहे वो है इंटरनल लायबिलिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक्सटर्नल लायबिलिटी किसको बोलते हैं? बोलो। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बिजनेस से बाहर का उधार लेते हैं हम लोग, ये दो तरह का होता है, एक नॉन करेंट और एक करेंट। ठीक है, जो 1 साल से ज्यादा क्लियर है उसको नॉन करेंट, देखो नॉन करेंट एसेट्स उसको कहते हैं जो 1 साल से ज्यादा के लिए लेते हैं, तो उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन। जैसे हम गाड़ी खरीदे तो 6 साल के लिए लोन ले लिए, तो क्या हुआ, लॉन्ग टर्म लोन। बात समझ में आया? शॉर्ट टर्म लोन को क्या बोले, करंट एसेट। जो 1 साल से कम के लिए लोन लेते हैं वो क्या हुआ, करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट लायबिलिटी। और जो 1 साल से ज्यादा के लिए हो उसको नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। क्लियर हुआ मेरा बात? करंट और नॉन करंट का समझ में आ रहा बात? जो 1 साल से कम हो उसको क्या बोलेंगे, बोलो करेंट। आज जो 1 साल से ज्यादा के लिए उसको नॉन करेंट। क्लियर हुआ, हाँ या ना? अब आते हैं थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्लियर ना? थर्ड पॉइंट का नाम है कैपिटल। कैपिटल तो सब जानते हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जो कुछ भी लगाते हो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। मतलब क्या, जैसे सर एग्जांपल दीजिए, जैसे हम ये बिजनेस को स्टार्ट करना है
पॉकेट में लेके आया है 10,000 रुपया, एक और कुर्सी लेके आए, एक और टेबल लेके आए, तो सबका कुछ ना कुछ वैल्यूएशन होगा कि नहीं होगा कि 300 का कुर्सी, 500 का टेबल मिलाकर 800 और 10,000 रुपया, टोटल कैपिटल कितना लगा दिए? 11,800 नहीं 10,800 10,800। क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत? तो ये जो कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते टाइम लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। या कभी कभी बिजनेस चलते चलते भी अपना पैसा अगर बिजनेस में लगा देते, अपना खर्च वाला पैसा अगर हम बिजनेस में लगा देते तो उसको भी कैपिटल कहते हैं। याद रहेगा? उसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं कि बिजनेस के बीच में लगाया पैसा, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? अतिरिक्त पूंजी, मतलब एडिशनल कैपिटल। क्लियर हुआ? कैपिटल दो तरह का होता है। कितना तरह? दो। क्या क्या? पहला है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। याद रहेगा? स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी। ठीक है? फिक्स्ड कैपिटल किसको बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में किया हुआ खर्च को फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। आप बताओ, जैसे ये बोर्ड खरीदे तो क्या बार बार बोर्ड चेंज करते हैं? इसमें लगाया हुआ पैसा एकदम स्थायी है कि नहीं है? बेंच क्या बार बार चेंज कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो ये फिक्स्ड एसेट्स सब है कि नहीं? तो इस एसेट्स को खरीदने में जो खर्च कर रहे हैं उसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। पूंजी का वो भाग जो फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में लगाते हैं उसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। और सिर्फ इसी को खरीद लेने से काम चल जाएगा क्या? अब ऑपरेट करने के लिए भी तो खर्चा चाहिए, रहने के लिए रेंट जो दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, स्वीपर को दे रहे हैं, है कि नहीं? बहुत सारा। तो इतना सारा जो एक्सपेंसेस लग रहा है वो पूंजी का ही ना पार्ट है, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। मतलब वो पूंजी जिसको ऑपरेट करने में यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल, और जिसको फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने में किया जाता है उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर हुआ? हाँ या ना? नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए वो लाइन लिखा है, एक्सपेंसेस मतलब खर्च, हिंदी में कहते हैं खर्च। होता क्या है? इट मीन्स द अमाउंट स्पेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। मतलब देखो, खर्चा किसको बोलेंगे? खर्चा उस स्पेंड किया हुआ मनी को बोलेंगे, वो पैसा जो हम लगा रहे हैं जिससे हम अपना पैसा बना सके। अगर बाई चांस सोचो कि जैसे यहाँ पे हमको कंप्यूटर में काम कराना है तो कुछ ऑनलाइन काम भी होता है, उसके लिए वाईफाई का सुविधा देना पड़ा है हमको, है कि नहीं? बताओ, कॉल करने के लिए हो सके किसी का हो सके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो उसके लिए हमको अपना एक और अलग से भी फोन है ऑफिस का, तो उसमें रिचार्ज एनी टाइम रहता है, कॉल कर सकता है। बात समझ में आया? तो ये सब जो खर्चा क्यों करे बताओ? फिर कभी कभी बैनर लगाना पड़ता है, खर्च करे कि नहीं करे? तो खर्च क्यों करे? आज बैनर देख के अगर 2 स्टूडेंट भी आता है तो मेरा इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कोई भी खर्चा, मतलब खर्चा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लगाया हुआ पैसा जिससे तुम्हारा आने वाले टाइम में पैसा आए उससे, उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। याद रहेगा? समझे एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? एक्सपेंसेस का डेफिनेशन समझो कि वो पैसा जो लगा रहे हैं जिससे, मतलब कहीं पर भी वो पैसा जो लगा रहे हैं जिससे हम आने वाले टाइम में कुछ अर्न कर सके, वो एक्सपेंसेस है। मतलब रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए तब वो एक्सपेंसेस कहना है। क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत? नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? मनी स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज और एसेट्स इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। कोई भी फर्म में जो भी संपत्ति को खरीदने में या चलाने के लिए, देखो एक्सपेंसेस इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, दोनों सेम सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे जब हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में या कुछ और काम के लिए भी कहीं पर भी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं उसको एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर 3 तरह का होता है। एक्सपेंडिचर 3 तरह का होता है। क्या क्या? एक होता है पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा डिफर्ड एक्सपेंडिचर। तीनों का मतलब समझाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका हिंदी क्या होता है बताओ? पूंजीगत खर्च बोल सकते हैं। मतलब ऐसा खर्चा जिसमें कैपिटल लगता है, कभी कभार या एक बार खर्च करते हैं, ऐसा खर्च जो कभी कभार या एक बार होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्च जो बार बार होता हो उसको रेवेन्यू कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेकरिंग भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? रेकरिंग। रेकरिंग का हिंदी होता है बार बार, होता है कि नहीं? तो रेकरिंग एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
डिफर्ड एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? वैसा खर्च जो बाद में करना पड़ेगा। जैसे राशन दुकान से सामान लिया, अरे महीना का अंत में ना देना है, तो बाद में पेमेंट, अभी उसका उपयोग कर ले रहे हैं, ऐसा सर्विस जो पहले यूज कर ले रहे हैं अब बाद में पेमेंट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? डिफर्ड एक्सपेंडिचर। याद रहेगा? तो 3 तरह के एक्सपेंडिचर समझ में आया। हिंदी में कहते हैं स्थगित भुगतान, स्थगित खर्च, बाद में करेंगे। कुछ 2 मिनट समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत? फिर आता है तुम्हारा रेवेन्यू। किसको बोलते हैं? रेवेन्यू का मतलब समझो, हिंदी में कहते हैं, हिंदी वाला ज्यादा खराब लगेगा, आगम। ठीक है? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सुनो, जब टोटल बिना खर्चा को हटाए हुए टोटल जितना पैसा उठ रहा है उसको जब सम टोटल करें ना, सोचो मेरा कॉमर्स क्लास से उठ रहा है, मेरा लैब 1 से उठ रहा है, लैब 2 से उठ रहा है, उसके बाद फाउंडेशन से उठ रहा है, तीनों जगह से जितना पैसा टोटल उठ रहा है, अभी खर्चा हटाया नहीं है, तब वो टोटल पैसा को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू। क्लियर हुआ? रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस है। जब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को हटा देते हैं तो जो बचता है ना उसको इनकम बोलते हैं। तो बहुत कोई रेवेन्यू देखकर बोलता है बहुत कमा रहा है, एक्चुअली एक्सपेंसेस को घटाया कहां? तो घटाओ, उसके बाद देखो बच कितना रहा है, वो उसका कमाए। क्लियर हुआ? समझ में आया मेरा बात? पक्का है? तुमको आ रहा है ना समझ में? तुमको डाउट नहीं ना है कुछ? नेक्स्ट, डेटर किसको बोलते हैं? डेटर और क्रेडिटर दोनों साथ साथ सीखेंगे। उधार देने वाला डेटर, लेने वाला क्रेडिटर। याद रहेगा? उधार देने वाला डेटर और लेने वाला क्रेडिटर। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं, घर पहुंचा दो जी। यहाँ पे अभी स्टार्ट भी नहीं किए। नहीं, अभी लाएंगे। तो आगे सुनो। तो डेटर का मतलब समझ में आ गया? उधार देने वाला कौन? डेटर, और लेने वाला साथ साथ इसलिए सीख लिए, उपाध में कहीं क्रेडिटर लिखा हुआ है, इन साथ साथ सीखो। हम उधार दिए तो मेरे लिए, हमको तो मिलेगा उससे पैसा, आई एम ए डेटर, और वो कौन हो गया? क्रेडिटर। तो डेटर एसेट्स होता है, करंट एसेट्स, और क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी। याद रहेगा? साथ साथ याद करते रहो बात को। उधार देने वाला डेटर और लेने वाला क्रेडिटर। डेटर एंड क्रेडिटर, याद रहेगा? फिर आता है गुड्स। गुड्स किसको बोलते हैं? देखो, जब एक दुकान में ना बहुत सारे वैरायटीज के चीज रहते हैं तो एक साथ सबको हम लोग नहीं ना बोलेंगे दुकान खोले, साउंड सिस्टम, फ्रिज, उसके बाद टीवी, मोबाइल, एसी, ऐसे करके कितना बोलेंगे? तो हम क्या बोलेंगे? गुड्स परचेज किए। तो गुड्स तब वर्ड का यूज किया जाता है जब एक से ज्यादा चीज रहे और उसको एक साथ रिप्रेजेंट करना रहे, तो उसको गुड्स बोलते हैं। ठीक है? जो स्टोर करके रखा हुआ स्टोर रूम में, दैट इज कॉल्ड गुड्स। क्लियर हुआ बात? स्टॉक भी बोलते हैं उसको। गुड्स का मतलब समझ जाओ कि जब एक से ज्यादा टाइप का वेराइटीज वाला रहता है ना, उसको एक साथ दिखा रहे हैं। आप सामान खरीद के लाए तो अगला पूछा कहाँ गए थे, तो हम क्या बोले कि देखिए हम एगो फेस वॉश लिए, एगो ये लिए, तो हम क्या बोले? गुड्स परचेज किए। जब एक से ज्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे? लेकिन एक ही फर्नीचर खरीद के लाए तो बोलने में तकलीफ नहीं, फर्नीचर खरीदे। टीवी खरीद के लाए, सिंगल है तो टीवी खरीदे। बात समझ में आया? तो जब एक से ज्यादा सामान रहे तो उसको दर्शाने के लिए क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। क्लियर हुआ बात? फिर आता है कॉस्ट। कॉस्ट किसको बोलते हैं? बहुत कोई कॉस्ट पूछ देता है। ठीक है? एक दिन तो हमसे एक दिन पूछ रहा है, सर आपका प्राइस क्या है? पूछना था फिर उसका प्राइस क्या है? बोले हम बिकाऊ नहीं। समझ में मेरा बात? जैसा पूछेगा रिप्लाई भी तो वही मिलेगा ना, कि हमसे जगह के हिसाब से बात वही है, पैसा कितना लीजिएगा। तो जगह के हिसाब से नाम बनाया गया ना कि हाँ, अगर स्कूल कॉलेजेस या ट्यूशन में पढ़ रहे फी पूछा जाता है, तो हमसे पूछ रहे आपका प्राइस कितना है। तो हर कोई अगर आपको खरीद लेगा तो हम तो बचेंगे ही नहीं, बिक जाएंगे ना। समझे मेरा? हमको क्या पूछना था? फी कितना है। अब दुकान में गए तो अक्सर लोग पूछ देता है क्या पता है? कॉस्ट कितना है बताइएगा।
तो कॉस्ट का मतलब नहीं जानते इसलिए कॉस्ट पूछते हैं। कॉस्ट का मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ है उसको कहते हैं कॉस्ट। तो दुकानदार तुमको बता देगा, देखो बाबू इसको बनाने में 8.5 रुपया लगा है, तुमसे 10 रुपये लेंगे। ऐसा है? कोई बताएगा? बताओ, इतना ईमानदार कोई है? तो कॉस्ट का मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में किया हुआ खर्चा, उसी को क्या बोलेंगे? कॉस्ट। और जब उसमें प्रॉफिट ऐड करके होता है तो प्राइस बन जाता है। क्लियर हुआ मेरा बात? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस। तो प्राइस पूछा जाता है, कॉस्ट नहीं पूछा जाता किसी से। दुकानदार से क्या पूछना है? प्राइस बताइए, वहां जाकर कॉस्ट बताइएगा। ठीक है, क्लियर? अब आता है प्रॉफिट और गेन, दो वर्ड आता है। जब कोई बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे कोई काम करके अर्न करता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, और जब कभी कभार कमाता है कहीं से तब उसको गेन बोलते हैं। जैसे कि एक मस्त एग्जांपल दिए थे एक बार कि सोचो यहाँ पे बड़ा तालाब का रास्ता जो है उसमें बहुत अच्छा एकदम बहुत ज्यादा ट्रक सब लगा रहता है। ठीक है, हम और सौरभ क्या किए, रातों रात ट्रक का टायर खोल खोल के बेचते रहे, चोरी करके। ठीक है, डेली वो टायर खोले, डेली कर पाएंगे? कभी कभार ना कर पाएंगे, लेकिन कमा तो रहे। तो कभी कभार कमाया हुआ पैसा को गेन बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बोले, जैसे जमीन बेच रहे हैं, तो क्या हम डेली बेच पाएंगे जमीन? कभी कभार बेच पाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गेन। लेकिन अगर सोचो हम टायर का होलसेलर खोल दी या टायर का रिटेलर दुकान खोल दी, बिके ना बिके, लेकिन वो कंटिन्यूअसली है हो रहा है कि नहीं, रेगुलरिटी है कि नहीं, तब वहां से कमाया हुआ पैसा को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और गेन में ये डिफरेंस है। ठीक है, बहुत कोई प्रॉफिट की जगह गेन बोल देता है, आप गेन की जगह प्रॉफिट, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। क्लियर? अब आता है स्टॉक। स्टॉक किसको बोलते हैं? जिसको स्टोर करके रख रहे हो उसी को स्टॉक बोलते हैं। समझे बात? अब स्टॉक दो तरह का होता है, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग। एक ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। होता क्या है? 2 साल होता है हम लोग के पास। कितना? 2। कौन कौन सा? एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। क्या बोले? कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कॉमर्स वालों का मेन न्यू ईयर जो होता है 1 अप्रैल को सुने होंगे, अगर कॉमर्स में गए हो ना पता चल जाएगा आने वाले टाइम में। देखना 1 अप्रैल को सब हैप्पी न्यू ईयर बोलेगा, कारण काहे कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। एक होता है कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च। याद रहेगा? तो इसीलिए 2 तरह का साल होता है, एक कैलेंडर ईयर और दूसरा फाइनेंशियल ईयर। तो साल का शुरू वाला दिन में जो मेरे पास स्टॉक रहेगा ना उसको ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, साल के अंत में मेरे पास जो रहेगा उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। क्लियर हुआ बात? स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को 2 तरह से दर्शाया गया, एक होता है डेड स्टॉक और एक होता है लाइव स्टॉक। डेड स्टॉक उसको बोलते हैं जो मरा हुआ है, ईटा गिट्टी बालू ये सब क्या है? डेड स्टॉक। कपड़ा ये सब क्या है? डेड स्टॉक। जिंदा स्टॉक कौन रखता है? अब जैसे सोचो कोई घोड़ा बेच रहा है, कोई भेड़ बेच रहा है, बकरी बेच रहा है, गाय बेच रहा है, और होता है कि नहीं, मछली बेच रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइव स्टॉक। जीवित है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लाइव स्टॉक। और जो मरा हुआ है, जो चल फिर नहीं सकता, ऐसे देखो कोई ईटा है वो चल के गया, नहीं हम इस घर में नहीं लगेंगे उस घर में लगेंगे, दिक्कत हो जाएगा। फिर सबका घर रातों रात खाली, ये घर में नहीं रहेंगे इस जगह पे। समझे बात? तो डेड स्टॉक कहलाता है। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत? फिर आता है परचेस वर्ड। एक क्या आता है? परचेस वर्ड एक आता है। तो परचेस वर्ड से क्या समझेंगे हम लोग? परचेस क्या चीज होता है? खरीदना ही। नया नॉर्मल तो कुछ तो नहीं, थोड़ी कॉमर्स से तो परचेस का मतलब बदल जाएगा। तो परचेस 2 तरह का होता है, कैश और क्रेडिट। अगर पैसा दे के खरीद रहे तो कैश परचेस, दीजिए ना कल दे देंगे, इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट परचेस। और खरीदा हुआ सामान को जाकर वापस कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परचेस रिटर्न। क्या बोलेंगे? परचेस रिटर्न। क्लियर हुआ मेरा बात? उसी तरह सेल में भी वही कहानी। सेल मतलब बेचना। अगर पैसा लेकर बेचे तो कैश परचेस, अगला बोल के गया कल दे देंगे तो क्रेडिट परचेस, जिसको बेचे वापस ला के दे दिया सेल्स रिटर्न। परचेस बोल दे रहे, सॉरी सेल्स ना, कैश सेल्स। अगर पैसा देके बेचे तो कैश सेल्स, उधार बेचे तो क्रेडिट सेल्स, बेचा हुआ सामान वापस आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। हेलो, ठीक।
नीचे क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? तो सेल्स रिटर्न का मतलब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट लॉस बताना पड़ेगा, किसको प्रॉफिट बोलते हैं किसको लॉस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस कम रहे सेलिंग प्राइस ज्यादा रहे तो प्रॉफिट, उल्टा रहे कॉस्ट ज्यादा रहे सेलिंग प्राइस 10 रुपया का सामान 12 रुपया में बेचे तो प्रॉफिट, 10 रुपया का सामान 8 रुपया में बेचे तो, समझ में आ गया? सब समझदार। एक वर्ड आता है वाउचर। वाउचर किसको बोलते हैं? कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो रिसिप्ट देता है ना जब परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाउचर। क्लियर? वाउचर रिसिप्ट को ही कहते हैं वाउचर। क्लियर? फिर आता है डिस्काउंट। ध्यान से सुनो, डिस्काउंट किसको बोलते हैं? बताओ डिस्काउंट किसको बोलते हैं? कोई भी प्रोडक्ट में जो प्राइस है उससे डिडक्ट करके अगर मतलब घटाकर अगर पैसा लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट के टाइप्स होते हैं। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। फैक्ट्री जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां से अगर कभी सामान जाके लोगे तो देखना कम दाम में दे देता है, तो फैक्ट्री के द्वारा दिया हुआ डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, तुम कहीं पर भी पैसा देकर खरीदो, पूरा कैश पेमेंट करो, देखो वहां से तुमको डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। एक आता है कॉमोडिटी डिस्काउंट। कभी कभी देखे होंगे कुरकुरे का 5 रुपए का पैकेट का 20% एक्स्ट्रा लिख दिया है, 20% एक्स्ट्रा हवा भरा है। गौर करना, बात समझो। ले रहा है 5 ही रुपया, लेकिन अब दिखा रहा है आपको ज्यादा मिलेगा हवा। ठीक है, तो उसका वो हम लोग क्या सोचते हैं? क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा है, वही सोच के ना खरीदते हैं। तो अब वो हमसे पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया, उसके बदले में सामान ज्यादा दिया। ठीक है, तो जो सामान ज्यादा दिया उसका भी तो कुछ वैल्यूएशन होगा कि नहीं होगा? समझे? तो उसको कहते हैं कॉमोडिटी डिस्काउंट। क्लियर हुआ मेरा बात? स्पेशल डिस्काउंट किसको बोले? विशेष समय पे किसी तरह का डिस्काउंट दिए। छठ पूजा है, दीपावली है, क्रिसमस पूजा है, न्यू ईयर पूजा है, ईद पूजा है, तो ये सब टाइम में जो हम लोग का समय लेकिन पूजा है, ठीक है, ये सब टाइम में अगर होता है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है, एजुकेटेड पर्सन कोई भी चीज को पर्टिकुलरली कैटेगराइज नहीं करता है कि हाँ ये इसका पर्व है, ये इसका पर्व है। सब पर्व सब बराबर है। बात समझे? समझ में बात? नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे? किसी भी तरह का कोई भी लेन देन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। पैसा से रिलेटेड एक्सचेंज ऑफ मनी जो होता है ना, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में मनी अगर लेन देन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन बोलेंगे। आज जिसमें कोई ट्रांजैक्शन ही ना हो उसका कोई एंट्री नहीं होता है। याद है ना? समझ में बात? इसमें भी दो तरह का होता है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पैसा दे के लेन देन हो रहा है तो उसको कैश ट्रांजैक्शन, उधार लेन देन हो रहा है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, देखो एक वर्ड आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जब बिजनेस का पैसा घर का काम के लिए यूज किया जाए तब उसको ड्राइंग्स कहते हैं। याद रहेगा? क्लियर हुआ यहां तक? फिर आता है तुम्हारा रिसिप्ट और पेमेंट किसको बोलते हैं? रिसिप्ट और पेमेंट। अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट, कहीं दे रहे हैं तो पेमेंट। ये भी दो तरह का होता है। एक होता है तुम्हारा रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट। ऐसा पैसा जो बार बार आता हो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, और एक ही बार आ रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। वही बार बार पेमेंट कर रहे हैं तो रेवेन्यू पेमेंट, एक बार पेमेंट कर रहे हैं तो उसको कैपिटल पेमेंट। क्लियर हुआ? हाँ या ना? फिर एक वर्ड आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब ऑनर ऑफ द फर्म। इक्विटी वर्ड क्या चीज को दर्शाता है? कि उस फर्म का वो मालिक है, जिसके पास इक्विटी है वो उसका ऑनर है। ऑनर को प्रोप्राइटर भी कहते हैं। याद रहेगा? कोई दिक्कत? फिर आता है बैड डेब्ट। एक वर्ड आता है, किसी को उधार दिए हैं और वो बोला भूल जाओ। नहीं समझे बात? मिल भी सकता है, नहीं देंगे। कब दिया था? ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट।
उसको क्या बोलेंगे? बैड डेट। डेटर उधार देता है ना, उधार दिया, अगला बोलता है कब दिया था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैड डेट। लेकिन चांसेस है 50-50 मिलने का चांसेस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाउटफुल डेट। क्या बोलेंगे? डाउटफुल डेट। अब कुछ लोग भद्र होते हैं, आते हैं, जो उधार है भले कुछ दिन बाद देंगे लेकिन पूरा पेमेंट कर देते हैं, उसको कहते हैं गुड, GOOD, गुड। याद रहेगा? एस लगा देने से दिक्कत हो जाएगा, गुड ही बोलना है। तो ये इसीलिए तीनों वर्ड किससे रिलेटेड है? डेटर से रिलेटेड है। तो कभी भी अगर आएगा तो डेटर में से माइनस होता है, याद रहेगा कि उधार कौन देता है? डेटर देता है, तो इसीलिए माइनस भी किससे होता है? डेटर से। कौन? बैड डेट, डाउटफुल डेट और गुड। बैड डेट का मतलब भूल जाओ, आज जिससे पाने का 50-50 या कुछ भी चांसेस है, जैसे 5,000 उधार रखे, 500 लो ना, बाद में और देते हैं, तो ये वो मन में आशा नहीं आया, देगा यार लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? डाउटफुल डेट। क्लियर? और आके दे दिया पूरा पेमेंट, कि उधार लिए थे, कुछ लेट हुआ, सॉरी, रखिए पैसा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुड। क्लियर है? कोई दिक्कत है? पक्का? अब आता है एक वर्ड, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। देखो, पहले उधार दे दिया, ले लिया, तो वो डेटर क्रेडिटर हो गया, लेकिन एक पेपर में लिख कर एविडेंस के रूप में उधार दे रहा है, एक बिल लिख रहा है कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूं, इतना दिन के बाद तुमको वापस देना है, और दोनों का सिग्नेचर। तब वैसा सिचुएशन में उधार देने वाला बिल रिसीवेबल होता है। क्या होता है? बिल रिसीवेबल। और उधार लेने वाला बिल्स पेबल। याद रहेगा? बिल में लिखकर उधार दे रहा है, बिल रिसीवेबल। बिल में लिखकर उधार ले रहा है, बिल्स पेबल। याद रहेगा? डेटर क्रेडिट का ही रूप है, लेकिन अलग। जब डेटर और बिल रिसीवेबल मिल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। तो घबराना मत, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। डेटर प्लस बिल रिसीवेबल इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल इज इक्वल टू ट्रेड पेबल। याद रहेगा? तो तीनों एक दूसरे से रिलेट है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब आता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। वैसा आदमी जो उधार लिया है, चुकाने का हिम्मत रखता है, दे देंगे ना जी, भरोसा नहीं मेरे ऊपर, और अगला आदमी उधार भी इसलिए दिया है ना, जानता है वो दे देगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। दिया, जो करना है कर लीजिए, नहीं सकेंगे देना, उसको क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। हिंदी में कहते हैं दिवालिया हो जाना। ठीक है? कुछ कुछ फर्क नहीं होता है। उधार दम, जैसे HGC हो गया था अभी हाल फिलहाल में, फिर सहारा का चल रहा था अभी, इंसॉल्वेंट है वो इतना इनडायरेक्टली कि सबका पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट है, डूबा हुआ है अभी। बात समझ में आया? तो वैसा जो उधार लेकर दे सकता है उसको सॉल्वेंट, और जो दे नहीं सकता उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। क्लियर हुआ? फिर आता है नेटवर्थ। एक वर्ड आता है नेटवर्थ। किसको बोलेंगे नेटवर्थ? पूरा साल टोटल जितना रेवेन्यू आया, उसमें से सारा साल का पूरा खर्चा को हटा दिए, जो बचा उसी को नेटवर्थ बोलता है। तो देखना, कभी कोई सेलिब्रिटी का हम लोग सर्च करते हैं ना यूट्यूब में, कितना कमाता है, तो बोलता है नेटवर्थ, मतलब वो सारा खर्चा हटाने के बाद अभी उसके पास अकाउंट में इतना पैसा है, उसको नेटवर्थ बोलता है। क्लियर हुआ? तो टर्मिनोलॉजी का सारा टर्म्स लगभग हम बता देंगे, एक भी छोड़े नहीं। ठीक? ऑफ कीजिए, प्रेजेंस ऑफ